हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम भारत डायनेमिक्स के Q3 रिजल्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। आज मार्केट आवर में ही कंपनी ने अपने Q3 के नंबर्स को डिस्क्लोज किए हैं। चलो देखते हैं Q3 में कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है। सबसे पहले यहाँ पर डिविडेंड को लेकर एक अपडेट है। कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड की अनाउंसमेंट की है। RS 4 रुपीज पर इक्विटी शेयर पे डिविडेंड्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। एंड रिकॉर्ड डेट की बात करें तो 14 फरवरी 2025 बताई जा रही है, यानी कि वैलेंटाइंस डे की यहाँ पर डेट है। अब यहाँ पे हम रिजल्ट्स को चलो समझते हैं डिटेल में। देखो यहाँ पर जो भी डेटा दी हुई है ये लैक्स में दी हुई है, तो अभी इन्हें करोर्स में कन्वर्ट करके आपको मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की। तो कंपनी ने इस बार रेवेन्यू जनरेट की है 832 करोड़ की। पिछले क्वार्टर में 544 करोड़ की रेवेन्यू थी एंड पिछले साल के Q3 में 601 करोड़ की थी। तो रेवेन्यू के अंदर क्वार्टर प्लस ईयरली दोनों सेगमेंट में हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन मार्केट एस्टिमेट्स की बात करें तो मार्केट एस्टिमेट्स थी 952 करोड़ की। तो मार्केट एस्टिमेट्स को कंपनी ने मिस की है 832 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट करके। बाकी ग्रोथ के हिसाब से अगर हम बात करें तो अच्छी ग्रोथ है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तकरीबन 38% की ग्रोथ हुई है। अब यहाँ पे टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर इनकम, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो हो जाता है टोटल इनकम। तो टोटल इनकम इस बार हुई है 916 करोड़ की। पिछले क्वार्टर में 630 करोड़ की थी एंड पिछले साल के Q3 में 689 करोड़ की थी। तो टोटल इनकम के अंदर भी क्वार्टर प्लस ईयरली ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे हम टोटल एक्सपेंसेस को डिस्कस करते हैं। इस बार एक्सपेंसेस जो है 723 करोड़ के, पिछले क्वार्टर में 464 करोड़ के थे एंड पिछले साल के Q3 में 500 करोड़ के थे। तो यहाँ पर एक्सपेंसेस भी हमें क्वार्टर प्लस ईयरली बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। मतलब इनकम बढ़ी है तो जाहिर सी बात है खर्चे भी बढ़ेंगे, तो वही चीज़ें हैं। अब यहाँ पे हम नेट प्रॉफिट को डिस्कस करते हैं। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड ये रहा। इस बार कंपनी की प्रॉफिट हुई है 147 करोड़ की। पिछले क्वार्टर में 122 करोड़ की प्रॉफिट थी एंड पिछले साल के Q3 में 135 करोड़ की प्रॉफिट थी। तो प्रॉफिट के अंदर भी क्वार्टर प्लस ईयरली हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। एंड परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 9% की ग्रोथ हुई है। अब मार्केट एस्टिमेट्स की यहाँ पर हम बात करें तो मार्केट एस्टिमेट्स थी 187 करोड़ की। तो मार्केट एस्टिमेट्स को यहाँ पर भी कंपनी ने मिस की है 147 करोड़ की प्रॉफिट करके। अब चलो यहाँ पर हम EPS को डिस्कस करते हैं। तो EPS इस बार के रहे हैं 4.01 रुपए के। पिछले क्वार्टर में 3.34 रुपए के थे एंड पिछले साल के Q3 में 3.68 रुपए के थे। तो EPS के अंदर भी उसी प्रकार से क्वार्टर प्लस ईयरली ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे हम EBITDA एंड EBITDA मार्जिन के ऊपर भी डिस्कशन कर लेते हैं। EBITDA रही है इस बार की 127 करोड़ की, ठीक है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो तकरीबन 7% की ग्रोथ है। मार्केट एस्टिमेट्स की यहाँ पर अगर हम बात करें तो मार्केट एस्टिमेट्स थी कुछ ज़्यादा ही 244 करोड़ की। तो यहाँ पर भी मार्केट एस्टिमेट्स को कंपनी ने मिस की है 127 करोड़ की EBITDA करके, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर हम EBITDA मार्जिन की बात करें तो EBITDA मार्जिन जो कंपनी के हैं ये गिरे हैं तकरीबन 450 बेसिस पॉइंट से। मार्जिन जो है EBITDA मार्जिन ये कंपनी के गिरे हैं। कितने परसेंट के रहे हैं इस बार के? इस बार के रहे हैं 15.3% के। पिछले साल के Q3 में 19.8% के थे। तो इस बार 450 बेसिस पॉइंट से गिरकर 15.3% पर आ गए। अब यहाँ पर हम एस्टिमेट्स की बात करें तो एस्टिमेट्स थी 25.6% की। तो यहाँ पर भी एस्टिमेट्स को कंपनी ने मिस की है। तो ओवरऑल यहाँ पर रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो ग्रोथ के हिसाब से ठीक ठाक है, लेकिन मार्केट की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बात करें तो सही नहीं है। मार्केट की एस्टिमेट्स को कंपनी ने मिस की है सभी सेगमेंट्स में, रेवेन्यू के अंदर भी, प्रॉफिट्स के अंदर भी, EBITDA मार्जिन, इन सभी चीजों के अंदर एस्टिमेट्स को कंपनी ने मिस किया। लेकिन ग्रोथ हमें ओवरऑल देखने को मिल रही है क्वार्टर प्लस ईयरली दोनों सेगमेंट में। मार्केट की रिएक्शन की बात करें तो अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो इस वक्त स्टॉक में हमें नेगेटिविटी हल्की फुल्की देखने को मिल रही है। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो BDL स्टॉक के Q3 रिजल्ट से रिलेटेड। और हाँ दोस्तों, ये कोई बाय या सेल की कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं है, इसलिए वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपने तरफ से कुछ स्टडी एंड एनालिसिस करनी जरूरी है। और अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे कंसल्ट करके ही कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजंस लेने हैं। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको जरूर से पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।